गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th के चैप्टर 1 में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत वैल्यू है। तो हमको इस चैप्टर में बैलेंस्ड इक्वेशन, हम बैलेंस इक्वेशन समझ रहे हैं और कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा ये हमको जरूर देखना है, क्योंकि सीबीएसई के पेपर में इससे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए। तो पहले इक्वेशन जो हमने पढ़ा, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है, वो हमको अनबैलेंस्ड इक्वेशन देगा, उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद हम इक्वेशन को बैलेंसिंग लिखेंगे। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन in which number of atom an equation in which number of atom of each kind, number of atom of each kind, number of atom of each kind are not equal in reactant and product side, reactant and product side। अब कोई ऐसी क्वेश्चन से नंबर ऑफ एटम क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एन इक्वेशन इन व्हिच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड are not equal in reactant and product side is called unbalanced equation। उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज स्केलेटन इक्वेशन, दिस इज आल्सो नोन एज स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है? जिसमें जहां पे रिएक्टेंट साइड के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम का जो मास है वो इक्वल नहीं आएगा। इट मींस वो इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड है, या नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मैच नहीं कर रहे इक्वल, तो उसको इक्वल नहीं है दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल नहीं आएगा तो हम बोलेंगे इक्वेशन कैसा है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है या स्केलेटल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये मिलकर क्या बना रहा है? H2O लिक्विड। ओके, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है? 1 एटम है। तो इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। लाइक इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन H2 का एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 टू जा 32 और यहाँ पे 2 × 1 + 16 ये कितना हो गया? 18 ग्राम। ये टोटल हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आ रहा है ये 34 ग्राम और इस साइड क्या है? सिर्फ 18 ग्राम। ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराया
और क्या बोलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg यहाँ पे एक है, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। तो इक्वेशन क्या है बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा हमको बैलेंस क्यों करना पड़ेगा? अगर हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप में से कोई बोल सकता है सर अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको हमको बैलेंस करने की क्या जरूरत है? तो इसका हमारा आंसर है, जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन बताएगा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? भूल गए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे चीज बन रही है, रिएक्टेंट साइड में मास ज्यादा आ रहा है और प्रोडक्ट साइड में मास कैसा हो रहा है कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन, ये किसके अगेंस्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बैलेंस करते हैं और क्यों करते हैं वो भी हम लिखते हैं, ठीक है। अनस्केलेटल इक्वेशन is against the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass क्या बोलता है? It states that atom can neither be created, atom can neither be created, atom can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. एटम ना ही क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। इट मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मींस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब यही है कि भाई मास जो है एटम का किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा। क्या बोला है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड में किसके इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ये अनबैलेंस इक्वेशन होता है तो उसमें क्या है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास कैसा है बैलेंस्ड नहीं है, जो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्या है अगेंस्ट है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इक्वेशन को क्या करें बैलेंस करें, और बैलेंस करने से क्या आ जाएगा दोनों साइड का मास रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का या दोनों तरफ के एटम्स कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों तरफ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स क्या है इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन in balanced equation in balanced chemical equation
the number of atom of each element on reactant side, number of atom of each element on reactant side and product side. Number of atom of each element on reactant side and product side are not equal. Products are equal. In balanced chemical equation, the number of atom of each element on reactant side भी और product side क्या जाते हैं? Equal आते हैं. Then are equal. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है. अब आता है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब ये होता है जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे. ओके, एक दो से एग्जांपल देखते हैं और इसके हम प्रैक्टिस भी करेंगे. ओके, अब जैसे कि बैलेंस इक्वेशन हमको अगर बनाना आता है, फॉर एग्जांपल यही था हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस H2O फॉर्म हुआ था लिक्विड फॉर्म. अच्छा, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे एक एटम है. हाइड्रोजन पहले से क्या है? बैलेंस है. तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है. तो हमको बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे O है या एक एटम है, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे. इस चीज का बच्चे ध्यान रखना कि आप यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे. यहाँ पे 2 लगाने से क्या बन जाएगा? दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा. हम 2 के यहाँ पे लगा देंगे. ये 2H2 हो गया. अब हाइड्रोजन कितने एलिमेंट्स हो गए? और हाइड्रोजन कितने एटम हो गए? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए. और यहाँ पे अब क्या कर दिया गया? यहाँ पे 4 लगा दिया. हमने क्या देखा? ऑक्सीजन के देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए. ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए. तो इक्वेशन कैसे हो गई? बैलेंस हो गई. उसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन बनाते हैं, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक है. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है. तो यहाँ पे हमने 2 लगाया और ऑक्सीजन को बैलेंस किया. लेकिन यहाँ पे 2 लगाया तो मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम हो गया. तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे. तो ये सब इक्वेशन कैसी है? बैलेंस इक्वेशन. बैलेंस इक्वेशन. अच्छा, बैलेंस इक्वेशन को या कोई भी केमिकल इक्वेशन से हमको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव, कि हमको केमिकल इक्वेशन से क्या ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले. कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, उसके लिए क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल स्टेट्स. हम उनकी स्टेट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट क्या है? सॉलिड है. तो कोई एलिमेंट है कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में तो हम उसको किससे लिखेंगे? एस से लिखेंगे. कोई चीज लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? लिक्विड को एल से लिख देंगे. कोई गैसीय स्टेट में है तो गैस से लिख देंगे. अच्छा, एक होता है एक्वस. एक्वस मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व है, a substance which is dissolved in water. कोई सब्सटेंस क्या है? वाटर में डिसॉल्व. a substance which is dissolved in water.
which is dissolved in water. कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको हम एक्वस बोलेंगे। ठीक है, इससे हम बन जाता है जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन क्या है गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो पानी आया वो लिक्विड स्टेट में। तो हम क्या इससे पता कर, इससे हमें पता जाता है कौन सी स्टेट पे है, इससे हमको क्या पता चलता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चलता है। अच्छा, स्टेट को हम इस तरीके से बता सकते हैं, और क्या मैं इधर ही लिख देता हूं। अगर कोई क्वेश्चन रिवर्सिबल रिएक्शन मान लेते हैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम क्या डबल हेडेड एरो बना देते हैं, डबल हेडेड एरो। इसको क्या बोलते हैं? डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, लाइक हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। अब ये इससे दोनों साइड इक्वेशन हो रही है, तो उसको ऐसे और उसको ऐसे, ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और रिवर्सिबल रिएक्शन हम देख सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हम इसमें किसी भी इक्वेशन को क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में हम दिखा सकते हैं। लाइक एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक और इक्वेशन, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसे और ऐसे, ये क्या दिखा रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। और क्या बन रहा है? NH3, NH3 क्या है? अमोनिया, NH3 अमोनिया बन रहा है। अच्छा जी, अमोनिया बन रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों स्टेट से ये चीज बन रही है और इससे ये चीज, अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये बनेगा, ये क्या दिखाएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। कंडीशंस, कंडीशन shown by above the arrow, एरो के ऊपर हम लिख के क्या कंडीशन भी दिखा सकते हैं। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमने ले लिया हाइड्रोजन लिक्विड। अब ये कितने एटीएम पे? 340 एटीएम, और प्रेशर, प्रेशर पे क्या बना रहा है? CH3OH लिक्विड, मिथेनॉल, ये बन रहा है। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, इसको 2H2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 4 हो गए, इक्वेशन कैसे हो गई? बैलेंस हो गई। और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्लेस में? सनलाइट की प्लेस में, और क्लोरोफिल की मदद, क्या बनाता है? C6H12O6 ऑक्सीजन और वाटर, ये बनाता है। ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन रही है। ये क्या है? जब हमको कंडीशन रिप्रेजेंट करना है तो हम एरो के ऊपर दिखाते हैं, इससे हमको क्या और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और देख लेते हैं AgBr, AgBr को सनलाइट की प्लेस में किया, Ag और Br, तो इस तरीके से क्या सनलाइट की प्लेस पे हमको ये रिएक्शन मिल गई।
तो ये सारी इक्वेशन क्या जब हम बनाते हैं कंडीशन रिप्रेजेंट करके दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं एटीएम प्रेशर सनलाइट क्लोरोफिल इस तरीके से। गैस को रिप्रेजेंट करना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डबल हेडेड एरो, इस तरीके से हम क्या है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन मींस जहां पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के इक्वल नहीं होते हैं उसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब जब उनको अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अनबैलेंस्ड इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होंगे इक्वल आएंगे। उसके बाद केमिकल इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अगर हम उसके आगे क्या स्टेट्स लिख दें सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस या किस कंडीशन में वो रिएक्ट कर रहा है तो हमको उससे क्या है ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो ये इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लिखते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन लिखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन और उसको बैलेंस करेंगे। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हम अपने अगले वीडियो में केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, ओके।